So let us have a look at this. So chemical equation and reaction. This is the first chapter of क्लास 10th, और इस चैप्टर में हमने जो बेसिक्स जो भी चीजें थी, जैसे वैलेंसी हमने पढ़ लिया है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, वी एवरीथिंग वी हैव गॉन थ्रू इन डिटेल, हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है. सो द मोमेंट आई से कि जब हमारे पास अब हमने ये सब्सटेंस पढ़ लिया, चीजों को हमने समझ लिया ऐसे, अब इसके बाद ये है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. यानी केमिकल इक्वेशन से हम समझते क्या है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, व्हाई डू वी नीड देम. सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हियर. यहाँ पर उसी उन्हीं चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं. एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट हियर, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, कि जब कभी भी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन कहलाता है. यानी इसमें सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है. सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंजेज. क्या होता है ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? व्हाट इज केमिकल, व्हाट आर Chemical केमिकल change. चेंज? In बोलो. chemical changes, there are changes in the chemical properties of the substance, हम्म. whereas in physical changes, there are no such changes in the chemical properties. राइट, वेरी गुड. यानी वी कैन से केमिकल चेंज में क्या होता है कि बिल्कुल वो केमिकल कंपाउंड नया बन जाता है, जबकि फिजिकल चेंज में क्या होगा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. एंड सो दे कैन बी रिवर्स्ड. सपोज जैसे मैं कहता हूँ आइस है, तो आइस को हमने मेल्ट करा दिया, तो मेल्ट करा दिया तो क्या बन गया, वो सॉलिड से लिक्विड बन गया. सो दिस सॉलिड टू लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू, अगेन हम लोग उसको सॉलिडिफाई कर देंगे तो फिर से वो फ्रीज हो गया वहां पर, तो फिर से सॉलिड बन गया. सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज हो गया. लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि वाटर का हमने रिएक्शन करा दिया किसी सोडियम के साथ, तो हमारे पास बन जाता है NaOH बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. दैट इज अ केमिकल चेंज, वो हम दोबारा से वैसे वापस नहीं ला सकते. सो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज कहलाता है. यानी केमिकल चेंज कैन नॉट बी रीडन, उसको हम ऐसे रीडन नहीं कर सकते, रीडू नहीं कर सकते, उसमें री वाला बटन नहीं होता है. अनलेस अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेज होते हैं जहां पर हम लोग रिवर्सिबल टाइप के होंगे, जिसमें को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, बट नॉट ऑल केमिकल चेंजेज आर देयर लाइक दैट. सो हियर व्हाट वी डू इज, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर. सो नंबर वन पहले तो हम ये देखेंगे, सो केमिकल चेंज या केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है. सो आई फर्स्ट राइट केमिकल चेंज की बात करते हैं. सो केमिकल चेंज, chemical change when two or more than when two or more than two elements or group of atoms combine together combine together to form a new species. A new species is called a chemical change. उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक कोई एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. बच्चों इसमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि दिस प्रोसेस, जब भी हम इसकी बात कर रहे होते हैं केमिकल चेंज में, सो अनलेस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल वी कैन नॉट रीबूट, इसको दोबारा से रीडन हम नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. In this process what happens is basically the atoms are exchanging their electrons. एटम क्या होता है, एटम जो होते हैं वो आपस में, एटम्स आर atoms are exchanging their electrons, or we can say atoms are reorganizing themselves. Atoms are reorganizing themselves.
अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस रीऑर्गेनाइजेशन दे कंप्लीट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस they complete their their valence shell electron either to duplet or octet, either to duplet और ऑक्टेट। बच्चों यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट मतलब होता है 2, या ऑक्टेट का मतलब है 8। ऑक्टेट, डुप्लेट और ऑक्टेट ये दोनों बनाता है यहाँ पर। सो दिस इज डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट इज 2 एंड ऑक्टेट इज 8। ये 8 है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसमें इसमें क्या होगा यहाँ पर कि इसमें दैट ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, old bonds are broken, old bonds are broken and new bonds are formed, new bonds are formed। So these reactions are taking place। ये जो रिएक्शंस होते हैं, इन सारे रिएक्शन में क्या होगा कि हीट, यानी जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है या टूटता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा बॉन्ड बनने से चूंकि क्या होता है यहाँ पर एनर्जी हमें, जब हमें तोड़ना है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, और जब हमें बॉन्ड बनता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होता है। देयरफॉर और जो रिएक्शंस होते हैं, सो ऑफन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस विद द reactions are reactions are accompanied accompanied with with accompanied with heat released or heat absorbed, released or heat absorbed। यानी कोई भी जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, हीट या तो रिलीज होगा या उसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। देन फर्दर हम लोग देखें इसमें नो रिएक्शन इज बेसिकली देयर, जहां पर कि कोई हीट ना तो इवॉल्व है और ना ही एब्जॉर्ब हो, ऐसा कोई रिएक्शन प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा है, हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे। सो हियर इट इज, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें जरूर ध्यान रखना है, जिसको हमें याद रखना है, एंड दैट पॉइंट इज व्हाट, कि जब भी हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज्ड यानी क्या हो गया यहाँ पर, हीट इज गेटिंग आउट, हीट इज आउट। आउट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं। एंड सो दिस इज हीट के लिए क्या यूज करेंगे, दिस इज, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं थर्म, और आउट के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, एक्स और एक्सो। तो इन दोनों को यदि जोड़ देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, सो कंबाइनिंग दीज टू फॉर्म व्हाट, इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा ये, so this would be forming a new word that is called exothermic। यदि मैं इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, so this would be forming a new name that is called exothermic। क्या नाम होगा इसका, so we'll call it exothermic, right। जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, तब क्या होगा, when heat is absorbed, when heat is absorbed when heat is absorbed heat is absorbed in that case क्या हुआ, heat is in, heat in के लिए endo, and so its name would be what, क्या हो जाएगा इसका नाम, its name would be endothermic। so we call this endothermic कहते हैं इसको, so this is called endothermic। तो एंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस हुआ, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें हीट रिलीज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। हाँ या ना, यस।
Yes, sir. तो हमें अल्टीमेटली क्या देखा यहाँ पर कि अब केमिकल चेंज हमने कहा यहाँ पर, सो व्हाट आर द पॉइंट्स, जब भी दो या दो से अधिक कोई एलिमेंट है या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हैं आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक, टू फॉर्म अ न्यू स्पीसीज, इट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज कहलाता है वो, राइट। इसमें क्या होता है, एटम्स आर एक्सचेंजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन्स चेंज करते हैं, अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं, एटम्स आर रीऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, then there is during this process they complete their valence electron either to duplet or octet, यानी duplet पूरा करता है या octet पूरा करता है। Similarly old bonds are broken and new bonds are formed, reactions are accompanied with the heat released or heat absorbed, जब heat release होगा उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब heat in होता है that is called एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक। एंडोथर्मिक में जैसे आप क्या करो, NH4Cl को आप वाटर में डालते हो, तो NH4Cl when you add water NH4Cl into water, तो आपको क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में पानी ले लो पहले, उसमें जैसे थोड़ा सा NH4Cl डालोगे तो क्या होगा, आपको ठंडक महसूस होगी। ठंडक महसूस होगी कि क्या मतलब हो गया कि उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, कि वो आपके हाथ से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड सो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि इस वाले केस में जो भी मतलब आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि जो व्हाइट वॉश करने के लिए जो चूना यूज होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालते हो तो क्या होता है, यहाँ से CaOH होल ट्वाइस बनता है, एंड सो इन दिस केस एक्सेसिव हीट इज रिलीज्ड, तो यहाँ से जो हीट रिलीज होता है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें आपको बहुत ही हॉट हॉट हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाता है ये, तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। अब इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, सपोज हमने क्या किया इसमें, आई एम जस्ट राइटिंग, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर, यहाँ पे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इसमें, ये लिया। अब देखना यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि भाई ये देखो H2 है, तो H2 है, और ये O2 लिया मैंने, तो यहाँ से क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक। देन इन दिस केस फिर हमने यहाँ पे लिया C लिया प्लस O2 लिया, तो यहाँ से CO बन गया, C लिया प्लस O2 लिया, देन दिस इज फॉर्मिंग CO2 बनता है, ठीक। सिमिलरली यू कैन टेक एनीथिंग एल्स, इसमें और भी चीज आप लेंगे तो अकॉर्डिंगली बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। सिमिलरली CH4 ले लिया प्लस O2 ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो एक किसी भी रिएक्शन को, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और कब होगा कब नहीं होगा, ऑल दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। तो इसी रिएक्शंस को हम लोग और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसी के बारे में हमारी ये चैप्टर में डिस्कशन है, और कितने टाइप के और कौन कौन से तरह के रिएक्शन है उन सबको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड सो एवरी रिएक्शन हैज सर्टेन फीचर्स, यानी जो केमिकल चेंजेज होते हैं उनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स को एक्सप्लोर करने से पहले आई वुड बी जस्ट टेलिंग यू टाइप्स ऑफ एरोज यूज्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सो नंबर 1, टाइप्स ऑफ एरोज यूज्ड इन केमिस्ट्री, यानी केमिकल चेंज को दिखाने के लिए जो डिफरेंट टाइप के एरोज हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ एरोज, टाइप्स ऑफ एरो यूज्ड, इन एरोज का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब ये नहीं है हर एक के लिए एक ही एरो नहीं चलेगा, अलग अलग होता है, वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। एंड व्हाट आर दीज एरोज आर देयर, तो जब भी हम लोग एरोज की बात करते हैं, एरोज आर बेसिकली टेलिंग अस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। एरोज आर टेलिंग अस व्हाट, दिस इज एरोज आर बेसिकली यूज्ड टू, एरोज आर used to explain the movement of electron or progress of a chemical change, chemical change। अब जैसे देखना यहाँ पर, एक बार मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसे सपोज मैंने लिखा कि H2 प्लस O2 फॉर्मिंग H2O, तो इसमें हमने कौन सा एरो यूज किया यहाँ पर, सो द एरो आई एम यूजिंग हियर इज बेसिकली दिस वन। इसमें जो मैं एरो यूज कर रहा हूँ यहाँ पर वो ये वाला एरो है। दिस एरो इज बेसिकली व्हाट, दिस इज यूनी डायरेक्शनल है ये, यानी ये एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये एरो में, इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, सो द स्पीसीज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास इस साइड में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड
दिस वन इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस वन इज नोन एज रिएक्टेंट। ये वाला क्या है हमारा, ये रिएक्टेंट है। इस साइड क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट हियर दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, this one is product, and this is a unidirectional reaction। unidirectional, यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या हो गया कि ये जो रिएक्शन है सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट में, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इट इज प्रोड्यूसिंग। तो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में है वो है हमारा प्रोडक्ट। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है ये, ठीक। और इसको हम लोग ऐसे भी यूनिडायरेक्शनल, और केमिकल टर्म हमारे पास को कहते हैं इसके लिए इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल, सो क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल केमिकल चेंज। इरिवर्सिबल केमिकल चेंज कहलाता है ये, जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में एरो हो तो वो हमारा इरिवर्सिबल केमिकल चेंज कहलाएगा। तो ये एक टाइप का एरो हमारे पास हो गया, यानी सिंगल एरो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे यूज किया है। सो दैट एरो इज बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट अ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला एरो का यूज करते हैं। सेकेंड एरो दैट वी यूज फ्रिक्वेंटली एज, दूसरा जो एरो हम लोग यूज करते हैं ये वाला, ऐसे it's something like this, कुछ इस तरह से यूज करेंगे। and so here it is like this one, ये है ऐसे, in this direction, in this direction। यानी ये बेसिकली क्या है, ऐसा साइन आप देखते होंगे। अब तो खैर डीटीसी बसेज काफी कम हो गई हैं, तो उसमें मतलब ऐसा ही साइन यूज होता था। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली, ये वाला किसके लिए है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। दिस सिंबल इज यूज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, this is used for reversible reaction। reversible reaction, what is meaning of reversible reaction, इसका मतलब ये होता है a reaction or chemical change that are taking place in both direction। in both direction means what, in both direction कहने का मतलब है कि in both direction, that is in forward as well as backward, in forward as well as backward। यानी इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, रिएक्टेंट, जिसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, and the product so formed is again going back to reactant में चला गया। एंड सो वी आर कॉलिंग दिस व्हाट, इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस वन, सपोज हमने यहाँ पे ये लिखा, लाइक एक हम लोग ले सकते हैं इसमें कुछ ऐसे। सो जस्ट इमेजिन इफ आई हैव टेकन दिस वन N2O4 और 2NO2 इज चेंजिंग टू N2O4, इसमें चेंज होता है। या फिर हमने ले लिया यहाँ पर ऐसे कि PCl5 इज चेंजिंग टू PCl3 प्लस Cl2। तो ये सब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी NO2 इसमें जाएगा और N2O4 दोबारा से ये वाला बन गया, ये इसमें गया, फिर ये वाला ऐसे बन गया, गया बना, ये चलता रहता है फॉर इनफाइनाइट टाइम। दिस प्रोसेस कीप ऑन गोइंग टिल इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। हाँ या ना, ये सुनो बच्चों, क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir.
तो पहला तुमने यहाँ पे देखा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन था। इरिवर्सिबल में क्या है कि सिर्फ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुआ और प्रोडक्ट बना H2O एंड देन वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दिस सेकंड थिंग इज व्हाट वी हैव सीन, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा होता है। बट इन दिस केस जब हमने यहाँ पर ये वाला एरो यूज किया है, सो दिस इज रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट, एंड सो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर साइन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। The third thing that we are using here, the third arrow that we are going to use is basically this kind of arrow, yani curved arrow. Curved arrow. So when I say curved arrow, in that case, this curved arrow is in fact ये वाला है, कुछ ऐसे, इस तरह का, यानी ऐसे दिखाते हैं. So this is used to express the movement of electron during a chemical change. For example, देखना यहाँ पर, suppose I have taken this H plus और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर OH माइनस, ठीक। तो यहाँ से सोच के जरा बताना आप मुझे, मैं आपसे पूछूं कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सेस है। सो व्हाट वुड बी योर आंसर मान्या? Which one is electron rich and which one is electron deficient? सर H plus। हाँ, H plus क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच, प्लस है तो रिच है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा तो खुद उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना यहाँ पर, तो ये वाला क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यहाँ पे क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, सो वी कैन से देयर इज इलेक्ट्रॉन एक्सेस, यानी इलेक्ट्रॉन रिच। बिल्कुल, देखो बच्चों, बिल्कुल नेचर में यही चीजें होती हैं और इन्हीं चीजों को हमें एक्सप्लोर करना होता है, समझना होता है। एंड सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी कैन से इन दिस केस, what is who is donating, electron rich donate करेगा या electron deficient? So this is basically movement of electron है, यानी imagine करो कि you are moving from some place to another, एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाते हो, तो बोर्ड के जब आप कहीं जा रहे होते हो तो जो आप रोड के ऊपर जो साइन लगा हुआ होता है उसमें एरोज बने हुए होते हैं, तो वो जो एरोज बने हुए होते हैं वो किस तरह का पॉइंट कर रहे हैं, जिस तरफ आप जा रहे हो उसके लिए। सपोज जैसे मान लो कि कोई आदमी निकलता है यहाँ पर कि द्वारका से मतलब तिलक नगर तक जाना है, तो जो एरो बना हुआ होगा वो टुवर्ड्स तिलक नगर होगा या मतलब टुवर्ड्स द्वारका की तरफ होगा? तो डेफिनेटली टुवर्ड्स तिलक नगर की तरफ होगा, जब तिलक नगर की तरफ जा रहे हो और बोर्ड पे वो लिखा हुआ है वैसे, तो जिस डायरेक्शन में एरो का हेड है आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो वैसे ही बेसिकली जब रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन दिस वे, लाइक कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा, जहां से शुरू हुआ वो उसका टेल होगा और जहां पर जाएगा खत्म होगा वो उसका हेड होगा। तो कहां से शुरू होगा, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस एंड इट इज गोइंग अप टू दिस वन, ये वाला यहां तक गया। OH minus is going to attack or take out this proton and therefore it makes a bond। ऐसे जाने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, and so this H is again getting attached to this OH and so I can write it in this way। यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, suppose I have written here like this O और ये हमने H लिख लिया और इसके साथ क्या जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है हमारे पास ये वाला H जुड़ गया, ये H हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक। तो ये वाला हमारे पास रिएक्शन है, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड एरो, हमने यहाँ पे यूज किया। तो कर्व्ड एरो इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑलवेज फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कहां से कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच से लेकर के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तक ये जाता है ऐसे, लाइक दिस। क्लियर है? यस सर। यस। हाँ, ठीक है।
तो ये हो गया, हमने 3 तरह का एरो देख लिया। एक तो ये सिंगल हेडेड एरो है ऐसे, डबल हेडेड एरो है देख लिया, एक कर्व्ड एरो हमने देखा है, एक और एरो का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। एंड सो वी यूज वन मोर एरो, दैट एरो इज बेसिकली दिस वन। डबल हेडेड एरो में भी एक और होता है डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो। So when I say this double headed arrow, this is basically a arrow of this type। कुछ इस तरह का ये arrow होता है, ये वाला ऐसे लिखते हैं और ऐसे, इस तरह से। So when this is not, देखो इसमें क्या था, ये वाला हाफ और हाफ था, इसमें ये भी इधर भी आधा एरो है इधर और आधा इधर है, ऐसे करके हम लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या है कि एक ही एरो है लेकिन दोनों साइड में है यहाँ पर। तो जब भी ऐसा होता है तो इसके लिए तब ये यूज होता है कि व्हेन आई हैव टेकन दिस वन, सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इसको ऐसे, जैसे मान लो मेरे पास है ये वाला दिस वन, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, एंड देन सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो देखो यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, दिस इज बेसिकली ये CO2 है, ये भी CO2 है, राइट। क्या है ये, CO2 ये भी है और ये वाला भी CO2 ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। सो बोथ ऑफ Yes. दीज टू आर कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ये दोनों हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। सो व्हेन वी राइट टू स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल, जब कभी भी दो स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल के लिए हम लोग लिखते हैं तो उन दोनों के बीच में इस तरह का एरो का उपयोग होता है। सो वेन एवर, सो इसमें आप इसमें एक स्टेटमेंट लिखें यहां पर, वेन एवर वी राइट टू स्ट्रक्चर, वेन एवर वी राइट टू स्ट्रक्चर, टू और मोर, नॉट टू ही जरूरी नहीं है, टू और मोर स्ट्रक्चर, more structure for a given molecule, for a given molecule, then the arrow used between them, then the arrow used between them, between them is this one, is this double headed arrow कहते हैं इसको। And these two structures are known as, these two structures are known as, resonating structures, resonating structures, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। सो जस्ट नीड, कैसे एक हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर लो इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है ये। जब भी एक ही मॉलिक्यूल के दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर बने उसको हम लोग इस एरो के साथ यूज करेंगे, एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दैट इज द इंफॉर्मेशन वी नीड टू रिमेंबर। सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट व्हाट, हमारे पास कुल मिला के ये हमारे पास 4 तरह के एरो मिल गए हमें। क्या क्या मिला, पहला एक सिंगल हेडेड एरो है ऐसा वाला, दूसरा डबल हेडेड एरो यानी हाफ एरो दोनों तरफ लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऐसा हो गया। देन वी हैव यूज्ड हियर कर्व्ड एरो व्हिच इज यूज्ड फॉर मैकेनिज्म लिखने के लिए हमारे पास यूज में होता है। और ये वाला हमने देखा है जब डबल हेडेड एरो कुछ इस तरह से है तो यहाँ पर क्या है कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए ये वाला यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो हम लोगों को यूज करना है, जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा है, वो ये वाला एरो ही हमें पढ़ना है, ठीक। बहुत कम जगहों पे इसका उपयोग होगा और कम जगहों पे इसका आपको ले खैर ये वाला यूज आएगा ही नहीं, ये वाला कर्व्ड एरो का आप यूज नहीं करेंगे, एंड वेरी रेयरली दिस डबल हेडेड एरो का भी आपको जल्दी यूज नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग इसी को फोकस करते हुए आगे चलते हैं, यानी हमें इसी चीज पर फोकस करना है। जिस मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसी तरह से इसके और कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं।
So whenever we are using this arrow, so a reaction is represented in this way. So we can write here a reaction is shown in this way. A reaction has following components, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको. A reaction has a reaction irreversible. Reaction has following components, has following features कह सकते हैं. Following features. नंबर 1, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमने ये कहा कि भाई ये वाला रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट, हमने इस साइड लिया रिएक्टेंट. यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है. इसके ऊपर मतलब ऊपर और नीचे हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वी आर जस्ट राइटिंग समथिंग, कैटलिस्ट यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं. व्हाट वी डू इज वी टेक कैटलिस्ट हियर, कैटलिस्ट, और नीचे हमारे पास क्या होता है, हीट होता है. सो हीट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, दैट इज रिटन बाय दिस वन. ऐसे हम लोग ट्रायंगल से दिखाते हैं, ट्रायंगल और डेल्टा से हम लोग हीट को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड सो दिस इज, और ऊपर में भी हमारे पास क्या होता है, कैटलिस्ट वगैरह हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट, का मतलब क्या होता है. सो डू यू हैव आइडिया अबाउट कैटलिस्ट क्या होते हैं, व्हाट आर कैटलिस्ट. सो वी नीड टू एक्सप्रेस देम, यानी हमें थोड़ा सा इसके बारे में समझना होगा कि कैटलिस्ट्स आर कैसे डिफाइन करते हैं कैटलिस्ट्स. So when I say catalyst, so these are defined as the species or the substance, chemical substance that increases the rate of reaction. क्या कहलाता है ये, catalysts are substances that increase the rate of reaction. यानी यदि कोई रिएक्शन स्लो है तो उसको फास्ट करने के लिए जिस सब्सटेंस की जरूरत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं. राइट. सो सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज कैटलिस्ट कहलाता है. फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पर ये लिखूं N2 + 3H2, अमोनिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर Fe कैटलिस्ट होता है, यहाँ पर Fe इज कैटलिस्ट. तो Fe के प्रेजेंस में ये रिएक्शन अमोनिया फॉर्म करता है, 2NH3 देता है, and therefore this is basically called Fe. Here Fe is catalyst है, तो we can say here like Fe is catalyst. Fe catalyst है. दूसरा, इसी के साथ हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, कई बार लोग मतलब गलती से इसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट बोल देते हैं. तो नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं होता है, दैट इज इनकरेक्ट यूज. दैट इज मतलब ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं बोलते, दैट आर कॉल्ड इनहिबिटर्स कहलाता है. क्या कहलाता है वो, इनहिबिटर्स. सो वी यूज कैटलिस्ट, then we use another one that is called inhibitor. Inhibitors. So how do we define inhibitors, कैसे कहेंगे इसमें, सौम्या क्या डेफिनेशन बनेगा इसका. Negative catalyst No, substances which decrease the rate of reaction. हाँ, नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं बोल, नेगेटिव कैटलिस्ट इज इनकरेक्ट वर्ड, वो एक इनकरेक्ट वर्ड है जो यूज हम लोग कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट टू बी यूज्ड. वो हमें बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, वो गलत है, कहीं आप सुनो भी तो इग्नोर कर दो उसको, बट टेक्निकली इट इज इनकरेक्ट. सो इनहिबिटर्स मतलब क्या है कि सब्सटेंसेज व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. सो जस्ट नोट इट डाउन, सब्सटेंसेज दैट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है उसको हम लोग इनहिबिटर्स कहते हैं. सो नेवर यूज द वर्ड, डोंट यूज, यहां पे इस पॉइंट को आप लिखें, डोंट यूज नेगेटिव कैटलिस्ट. नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं यूज करते हम लोग, ये गलत है, गलत यूज होता है ये, क्योंकि जब कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हमेशा इंक्रीज ही करेगा, कैटलिस्ट नेवर डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये ध्यान रखना यहाँ पर, सो दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. अच्छा, इसमें एक और खूबी है कि ये जो कई बार हम ये कहते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता. यहाँ पर अगेन वी नीड टू ऐड दीज 2 पॉइंट्स, अगेन वी नीड टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स इन दिस केस.
that participates in the reaction, participates in the reaction but not consumed, not consumed, कंज्यूम नहीं होता। यानी कहने क्या मतलब है कि रिएक्शन के बाद दोबारा से आपको उतने का उतना ही कैटलिस्ट मिल जाएगा वापस, तो खुद कंज्यूम नहीं होगा लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगेन दिस इज अगेन देयर इज मिसकंसेप्शन, यहाँ पे कुछ गलत चीज हम पढ़ते हैं फिर से, तो हमें ध्यान रखना है कि कई बार ये कहा जाता है कि पार्टिसिपेट नहीं करते, नथिंग लाइक दैट, दे डू पार्टिसिपेट। Catalysts are substances that increases the rate of reaction and they participate in the reaction but not consumed, consume नहीं होते। ठीक, ऐसे ही दो टर्म और भी हम लोग यूज करते हैं, इसके साथ रिलेटेड है। सो जस्ट दीज टू टर्म्स वी जस्ट नीड टू राइट। नंबर वन इनहिबिटर हमने पढ़ लिया, कैटलिस्ट पढ़ लिया। ऐसे एक होता है प्रमोटर होता है, वी यूज अ टर्म कॉल्ड प्रमोटर, प्रमोटर्स। सो व्हेन आई से प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। substances that increases the catalytic activity, substances that increase the activity of a catalyst, activity of a catalyst। यानी कैटलिस्ट अगर खुद ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, उसको भी और क्या करता है, वो और एक्टिव बना देता है। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट को इंक्रीज करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, प्रोमोटर कहलाता है। एंड देन वी यूज अ टर्म दैट इज कॉल्ड पॉइजन। So your voice is breaking. Okay. One more term that we use here is basically एक और हमारे पास है, that term is known as poison कहलाता है ये। So here it is, is this okay now? Audible है? Yes, sir. Now it's Yes, fine. sir. तो one more term that we use is called poison. So when I say poison, poison क्या करता है बेसिकली, ये कैटलिस्ट के सब्सटेंस जो भी हमारे पास कैटलिस्ट है उसके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, प्रमोटर क्या कर रहा था, कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर रहा था, तो पॉइजन क्या करता है, पॉइजन इज डूइंग व्हाट, कि ये कैटलिस्ट को बर्बाद कर देता है। सो दिस इज reducing the activity of a catalyst, activity of a catalyst। यानी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। सो मेक अ कैटलिस्ट लेस रिएक्टिव, मेक्स अ कैटलिस्ट लेस रिएक्टिव, किसी भी कैटलिस्ट को लेस रिएक्टिव बना देता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पॉइजन। सो सी हियर हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर, सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट। कैटलिस्ट है, इनहिबिटर है, प्रोमोटर है, पॉइजन है। सो नाउ टेल मी श्रीराम। Yes, sir. हाँ, what are catalyst, what are poison, what are promoter? Yes, sir. Catalyst क्या है? Sir, the substances which increase the rate of reaction are catalysts. हाँ ठीक है, And recap कराता हूँ यहाँ पर। So when I say chemical change, so this is when two or more elements, two or more elements or group of atoms, two or more than two elements, two or more than two elements, two elements or group of atoms combine together to form a new species is called a chemical change. Atoms are exchanging their electrons or atoms are reorganizing themselves. Then we can say during this process, what they do, they are just completing their valence electron को अपना duplet और octet complete करते हैं. Old bonds are broken and new bonds are formed. Reactions are accompanied with heat released or heat absorbed. ठीक,
फर्दर देखें हम लोग यहाँ पर, इसको जब हमने ये देखा कि जब हीट रिलीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक कहेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ एरो यूज हमने देखा है, एक सिंगल हेडेड एरो था जो कि कुछ इस तरह से है, H2+O2, H2 हमने बनाया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमने देखा एक डबल हेडेड एरो है जिसको कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या है कि वैसे रिएक्शंस जो दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक, और ये फाइनली ये जो साइन है ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट, रिप्रेजेंट्स इसको यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो हियर वी कैन सी द एग्जांपल 2NO2, ये वाला हमने देखा है। देन कर्व्ड एरो इज यूज्ड फॉर टू एक्सप्रेस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। देन वी हैव सीन हियर जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन रिच, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह जाता है, एंड देयरफॉर वी आर जो एरो का हेड होगा दैट हैज टू बी इन दैट डायरेक्शन ओनली। ठीक, डबल हेडेड एरो है हमारे पास। डबल हेडेड एरो में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो भी है, यदि दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स हम दिखाते हैं तो उसके बीच में ये डबल हेडेड एरो का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, देन वी कैन से कि रिएक्शन जब हम कहते हैं यहाँ पर, तो रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ऊपर में कैटलिस्ट होता है, या यहाँ पर हम लोग हीट यदि यूज करते हैं तो हीट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हमने यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट लिखा है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर समथिंग फॉरेन सब्सटेंस है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, एक फॉरेन सब्सटेंस लेते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन बट नॉट कंज्यूम्ड। सिमिलरली फॉर एग्जांपल N2+3H2 हमने लिया यहाँ पर, तो Fe कैटलिस्ट होता है। और इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें मॉलिब्डेनम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉलिब्डेनम, व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड प्रमोटर। MO यहाँ पे यूज होता है, व्हिच इज कॉल्ड प्रमोटर। Then we have used the term inhibitors. Inhibitors are substances that decreases the rate of reaction, and so we can write here that they never nothing is negative catalyst नाम की कोई चीज नहीं होती है, या एक्टिव और पैसिव कैटलिस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। नो पैसिव कैटलिस्ट और नो नेगेटिव कैटलिस्ट, सो नेवर यूज देम। देन प्रमोटर्स, सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो बढ़ा दे उसको प्रमोटर बोलते हैं, और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन बोलते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक आइडियाज दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है ये। अब इसके बाद जब भी हमने जैसे ये कहा केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये एक्सचेंज हुआ है इलेक्ट्रॉन को, का हमने एक्सचेंज कराया है, तो इन सब सारे केसेज में क्या एक और खूबी है इसके फीचर्स में हम लोग ऐड करेंगे अभी इस बात को, कि इसमें ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एटम्स ऑफ ईच टाइप आर ऑलवेज कंजर्व्ड, रिमेंबर दैट। जब भी ऐसा कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ आर हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा यहाँ पर। सो वी कैन से हियर, यदि फीचर्स की हम लोग बात करें, so we need to add a few more points like mass is conserved, mass is always conserved as the number of atoms of each type is constant or is conserved. Mass is always conserved as the number of atoms of each type is also constant. कहने क्या मतलब हो गया कि चूंकि एटम हमारे पास कोई नया इसमें ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी वी कैन से हियर नो न्यू एटम्स आर generated, no new atoms are generated, or no new atoms are formed, or no new atoms are formed ना तो कोई एटम फॉर्म होता है ना ही नया कोई एटम हमारे पास जनरेट हुआ है, और ना हमने नो और नो न्यू न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड, और वी कैन से नो एटम्स आर डिस्ट्रॉयड, नो एटम्स आर, और नो एटम इज डिस्ट्रॉयड, किसी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता।
दे ओनली एक्सचेंज, केवल उसमें क्या है, दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग हैंड्स लाइक दैट, बस केवल इसमें एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के थ्रू ये लोग करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कोई एटम जनरेट नहीं होगा, कोई एटम हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कंजर्व है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्व्ड? कंजर्व मतलब ये होगा कि जितने भी एटम्स है वो हमारे कांस्टेंट होने चाहिए, एंड देयरफॉर वी हैव टू हैव, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होगा, अब प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन जो होने चाहिए वो इक्वेशंस मस्ट बी, देयरफॉर वी से दैट इक्वेशंस मस्ट बी balanced, must be balanced with respect to atoms, then charge, and no electron should appear in the reaction, in the balanced equation. तो यदि पूछे भाई आपसे कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या मतलब है, मतलब ये है, इसका मतलब जब हम ये कहते हैं कि बैलेंस्ड है, मतलब ये हुआ कि यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप आर इक्वल इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, देयरफॉर वी कैन से number of atoms of each type are equal in reactant and product side. Similarly we can say here that इसमें ये कह सकते हैं कि no charge यानी और net charge is equal in both side, यानी नेट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मिला करके जो भी होगा वो क्या होगा, बराबर होने चाहिए, ठीक, और कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द बेसिक फीचर, जो हमने कुछ फीचर्स की हमने बात की है, तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शंस जो हम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है H2 + O2, तो सोचो यहाँ पर कि जब हमने लिखा H2 + O2, तो क्या ये बैलेंस्ड है? H2 + O2 फॉर्मिंग H2O। अब जरा काउंट करके देखो इसमें, यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, इधर कितने हैं, 2 एटम है यहाँ पर हाइड्रोजन का, इधर कितना है, 2 एटम है, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स है, इधर कितना है, 1 एटम है, तो यानी बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो वी नीड टू बैलेंस देम। जब बैलेंस करना पड़ेगा तो कैसे बैलेंस करते हैं, दैट इज आवर टास्क टू अंडरस्टैंड। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, एंड देन विल लुक एट देम। सो टू बैलेंस दिस, अभी तो मैं ऐसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड से मैं बैलेंस करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो वी कैन राइट हियर 2H2O, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो जैसे 2H2O लिख दिया, तब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, 2 × 2 = 4, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2H2 + O2 फॉर्मिंग 2H2O। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी से कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड है, यानी नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। उसके बाद कोई यहाँ पे चूंकि चार्ज वाला इक्वेशन हमारे पास नहीं आएगा, यानी अभी जो हमारे पास क्वेश्चन में 10th में क्लास में जो पढ़ते हैं उसमें बैलेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ एटम की बैलेंसिंग की हमें जरूरत पड़ती है, चार्ज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट इनिशियली एटम्स को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, दैट वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। So today what we have discussed is the basic chemical features, जो भी है chemical reaction को कैसे represent करते हैं, क्या मीनिंग है, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, कैटलिस्ट किसको कहते हैं, एरो का क्या मीनिंग है, एरो के ऊपर क्या होता है, एरो के नीचे क्या होता है, all that we have discussed today. So any doubt, any question you want to ask, please ask.